नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी इस खास चर्चा में। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2023-24 को लेकर, क्योंकि जब भी बजट पेश किया जाता है, 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जा रहा है और जब नया बजट आता है तो उसके साथ साथ नई उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं। और ख़ासतौर से अगर कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो किसान हैं उनकी बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। कई उम्मीदें हैं जो पूरी भी हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं इस बार भी जो हमारे किसान हैं उनको अलग अलग उम्मीदें हैं। फिर चाहे तकनीक की बात की जाए, बीज से बाजार तक की हम बात करें, तमाम पहलू हैं जिस पर हमारे जो किसान है वो इंतज़ार करता है कि जब बजट का पिटारा खुलेगा तो कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए, किसान के लिए उसमें से क्या कुछ निकल कर आएगा। उसी बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे और खास एक पैनल हमारे साथ ही मौजूद है। खास इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ आज जो लोग मौजूद हैं वो लगातार कृषि क्षेत्र को देखते आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं और ना सिर्फ एक बजट बल्कि ना जाने कितने ही बजट हैं जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे और उसका आकलन भी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उनका परिचय आपसे हम यहाँ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री संदीप दास जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस से। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हरवीर सिंह जी, आप एडिटर इन चीफ हैं रूरल वॉइस के। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं श्री केपी मलिक जी, आप पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक भास्कर से। और इनके साथ आप बता दें हमारे साथ जुड़े हैं सफल और प्रगतिशील किसान रिटायर्ड कैप्टन राजेंद्र पचौरी जी, जो कि खुद इसके साथ साथ एक एफपीओ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और ये उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी में भी नजर आता है और हाल ही में इनको इसलिए सम्मानित भी किया गया है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मेरी दो सहयोगी अदिति, मेरे साथ यहाँ मौजूद रहेंगी इस पूरी चर्चा में, जो लगातार हमारे दूरदर्शन किसान के अलग अलग कार्यक्रम हैं उनका संचालन करती हैं, जाती भी हैं, किसानों के साथ बातचीत भी करती हैं। और साथ ही राधिका चौधरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कैसे इनका अनुभव रहता है चौपाल चर्चा कार्यक्रम दूरदर्शन किसान का, जिसको ये करती हैं और किसानों के बीच जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे ना सिर्फ बजट को लेकर बल्कि बात करेंगे हमारे उन किसानों की भी, कृषि क्षेत्र की भी। और सबसे मुकुल, तो देखिए आपने यहाँ पर हम सभी का परिचय करवा दिया है। बजट 2023 आने वाला है, स्टूडियो से तो बहुत जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा गार्डन में बैठते हैं, आराम से चर्चा करते हैं। धूप खिली हुई है, यहाँ पर हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या उम्मीदें हैं, अभी तक के कार्य किस तरह से हुए हैं और अगर हम यहाँ पर बात करें कार्यों की तो कितनी सफलता मिली है। बिल्कुल मुकुल, तो क्या कहेंगे आप, आगे की चर्चा को जरूर बढ़ाइए। जी बिल्कुल, अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम कहीं स्टूडियो में नहीं बैठे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सरल भाषा में हमारे किसानों को ये पूरी अच्छे तरीके से हम समझा सकें। और इस कड़ी में यहाँ सबसे पहले संदीप जी आपके पास में आना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं हमारे बजट को लेकर और ख़ासतौर से इसमें जब कृषि बजट की बात की जाए तो किस तरह का बदलाव आप इसमें देखते हैं? पिछले 8 सालों की अगर खासतौर से बात की जाए, पहले हम देखते थे कितना आवंटन किया जाता था, या अब की अगर बात की जाए कितना बड़ा बदलाव जो है वो आप देखते हैं यहाँ कृषि क्षेत्र में? सबसे बड़ा बदलाव बजट में जो आप बोले कि एलोकेशन कितना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को गया, तो उसमें सबसे बड़ा बदलाव लास्ट 4-5 साल से जब से पीएम किसान जो निधि, जो किसान सम्मान निधि जो प्रोग्राम, जो 6,000 रुपये जो जाता है डायरेक्टली करीब 9 करोड़ फार्मर्स को जाता है, वो सबसे बड़ा डायरेक्ट पर बेनिफिट ट्रांसफ़र पहली बार लॉन्च हुआ है। वो बजट का एक सबसे बड़ा पोर्शन है जो जितना बजट एलोकेट होता है, तो ये बड़ा चेंजेस मुझे देखने को मिला है। बिल्कुल, तो बजट एलोकेशन में यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत ही ज्यादा साफ साफ आंकड़े बता रहे हैं कि बदलाव हुआ है। देखिए जब शुरुआत हुई तो मुकुल कितने आंकड़े थे, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो लगातार बजट को यहाँ फॉलो करते हैं, हर साल दूरदर्शन किसान के माध्यम से हमारे किसानों को जागरूक करते हैं, क्या आंकड़े बताते हैं? बिल्कुल, आंकड़ों की अगर देखिए जहाँ तक बात की जाए, सबसे पहले यहाँ जिक्र हम करेंगे पीएम किसान योजना का, जिसका अभी यहाँ संदीप जी ने भी जिक्र किया। अर्थिका, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जब आप किसानों के बीच जाती हैं तो क्या एक उनकी उम्मीद रहती है और किस तरह का रुझान उनको मिलता है या किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है जब उनको सीधा एक तरीके से हम कह सकते हैं योजना का लाभ मिलता है? जी जी बिल्कुल मुकुल, देखिए पिछले अगर मैं 22-23 की बात हम लोग करें, बजट जब आया था तो हम लोग किसानों के बीच जाते हैं और या यूँ कह दीजिए कि इस बार तो हमने आधे भारत को कवर कर लिया होगा जब हम किसानों के बीच पहुंचे होंगे। और डीडी किसान के माध्यम से यकीन नहीं होता कि किसानों की जो प्रतिक्रियाएं हैं चौपाल चर्चा के माध्यम से आप देखते हैं तो किसानों की उम्मीद जो सबसे ज़्यादा आती है वो है पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर, क्योंकि वो जो सम्मान है ना मुकुल, उसे किसान इतना सामान्य तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा उनका कहना है कि देखिए उम्मीद है कि जो साल में 2-2 राशि जो उनको दी जाती है, 3 राशि जो उनको दी जाती है, अब वो अगर 4 हो जाए
तो बड़ा अच्छा होगा। और उम्मीद क्यों ना करें, देखिए प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हर बार किसानों की उम्मीदों पर वो खरा उतरे हैं। हमने पिछले बजट में देखा और आपने 21-22 में देखा भी होगा कि 68 लाख करोड़ जो है कहीं ना कहीं आवंटित, एक पिछली बार भी उनके राशि में बदलाव किया गया था। बिल्कुल, लेकिन जितना फायदा इसमें हम देखें, करीब 11 करोड़ से अधिक किसान हैं जिसको इसका लाभ मिला है। और खासतौर से आंकड़ों की हम बात करें तो 2.16 लाख करोड़ रुपया इसके जरिए, इस योजना के जरिए जारी हो चुका है। हरवीर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं सरकार की मंशा यही रही है कि प्राथमिकता जो है वो ना सिर्फ कृषि क्षेत्र को रहे, किसान को भी रहे। इससे पहले इस तरह का हम नहीं देखते कि सीधा फोकस जो है वो कृषि क्षेत्र पे रहता था। सीधी एक योजना किसानों के लिए दी गई जिसके जरिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। क्या कहना चाहेंगे हरवीर जी इस बारे में? शुक्रिया मुकुल। देखिए, हमें बात कर रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर में जाहिर सी बात है कि सबसे अहम बात है कि जो देश के किसान हैं, करीब 14 करोड़ किसान, क्या वो खुशहाल होंगे, क्या उनकी आय बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और देश को क्या बेहतर उत्पादन मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं ना। अब उसमें जैसे आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, जो उसमें 6,000 रुपया हर किसान को दिए जाते हैं, और उसके क्राइटेरिया में अभी करीब 9 करोड़ किसान आते हैं जो जी। हरवीर जी, यहाँ पर किसानों की मांग एक ये भी आ रही है कि इसको 8,000 कर दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए क्या है, मैं आपको, वी शुड नॉट फोकस ओनली ऑन पीएम किसान निधि। हम लोग बजट पर बात कर रहे हैं। बजट के क्या कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का, जो करीब 1.25 लाख करोड़ का हमारा बजट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसान सम्मान निधि। उसके बाद आ जाता है हमारा जो सस्ता ब्याज में जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। फिर आ जाता है हमारा जो फसल बीमा योजना में जो कंसेशन दिया जाता है, प्रीमियम के रूप में जो सब्सिडी दी जाती है। ये 3 कंपोनेंट हमारा जो एग्रीकल्चर का पूरा बजट है उसके मेजर हिस्से को ले जाते हैं। 3 बड़े भाग यानी आप देखते हैं। थोड़ा आईसीआर बचता है जो रिसर्च वाला पार्ट है। मेरा पॉइंट है कि देखिए, 2 चीज़ें आपको है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं उनके लिए 6,000 रुपया बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे आपने जिक्र किया आपके कलीग ने कि इसको बढ़ा करके 8,000 करने का किसानों को उम्मीद है कि सरकार जो है इसको थोड़ा बढ़ाए और किसानों को 8,000 रुपया मिले। इसका मकसद ये है कि जो ओरिजिनल इसका कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि किसान उसके ज़रिए अपना इनपुट खरीद पाए, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं कृषि उत्पादन के लिए उसका इस्तेमाल कर पाए। जाहिर सी बात है उनमें भी इन्फ्लेशनरी इश्यूज़ हैं, तो अगर 8,000 हो जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन अतिरिक्त भार सरकार पर भी आएगा। लेकिन मेरा मानना है, देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बहुत स्पष्ट कह दूँ कि अभी सारी उम्मीदें वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही आकर के टिक गई हैं। हमने सबने देखा है कि जो पिछले 2 साल थे कोरोना के टाइम में, आपको एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी ने ही सहारा दिया। जब इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी, एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी, क्योंकि किसान उपज पैदा कर रहा था। अभी हम देख रहे हैं जो करंट फिस्कल का जो आया है एडवांस एस्टीमेट जीडीपी का, वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग तो 1.16 पे अटक गया है, एग्रीकल्चर अभी भी 3.5% है और 4% के बीच में है। तो इसका मतलब ग्रोथ का सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ का मतलब है लोगों को आजीविका के लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है। तो इंडस्ट्री में जो एस्टीमेट्स आ रहा है इकोनॉमिक्स का कि 7% का जीडीपी या 7% का इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 0.4% जॉब क्रिएट होगा, और एग्रीकल्चर में तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा कहना है कि ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बिकॉज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिसको मिलना चाहिए उसको सीधे मिल रहा है, उसको बीच में कहीं लीकेज का चांस यानी असीम संभावनाएं अभी भी हैं। लेकिन दूसरा ये है कि ये भी बिकॉज किसान का रिस्क कवर करने के लिए फसल बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इंटरेस्ट क्योंकि उसको सस्ता ब्याज मिलता है अपने बाकी फसल उत्पादन के लिए, वो भी महत्वपूर्ण है। मेरा इसमें कहना है कि इस बजट में हम देख पाएंगे क्या एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा मिल रहा है क्या, क्योंकि अभी भी आपका 50% से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर पर बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ वहीं से आएगी। तो यहाँ राधिका, क्योंकि मोटे अनाज की बात करनी भी ज़रूरी हो जाती है इस बात के बजट में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है उसका हम कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को विश्व के सामने रखा कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना इसका महत्व है। और आज के समय में जब हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे इस बात को लेकर किस तरह की भूमिका रहती है किसानों की? जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए मुकुल जी, अब अगर हम बात 2023 की करें और इस बार 2023 के बजट की बात करें तो मोटे अनाज को सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आगे रखा गया है। अब किसान कह रहे हैं कि देखिए मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, आपने हमें वो जगह तो दे दी कि भाई जो मोटा अनाज हम पहले लगाते थे जिसको कोई पूछता नहीं था, आज उसे कहीं ना कहीं भारतीय थाली से विदेशी थाली तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो किसानों का है कि इसके लिए जागरूकता अभियान के लिए मैन पावर को बढ़ाने का कहीं ना कहीं काम करे सरकार।
मार्केट कहीं ना कहीं खड़ा हो, इसके लिए किसानों के लिए सरकार इस बजट में कुछ ऐसा काम करे। तो मोटे अनाज को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, लेकिन उसके लिए हम 2023 में तो आगे हैं, लेकिन क्या इतनी जागरूकता हर किसान, हर जगह, हर घर, हर शहर में पहुंच गई है कि जितना उत्पादन होगा वो किसानों का बाहर जाएगा, उसका उतनी आमदनी उन्हें मिल पाएगी? अब ये उम्मीद भी किसानों यानी कि सुनिश्चित बाजार जो है उसकी उम्मीद किसानों को यहाँ पर है। और देखिए, घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, हम निर्यात की भी यहाँ पर बात। मैं इस बीच अदिति ये कहूँगी कि किसानों की उम्मीदें क्यों ना हो, क्योंकि हम अगर कहें कि चुनाव के भाग्य विधाता किसान होते हैं। 2019 में देखा कई ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के खाते में डाली गई। अब 2024 में आप देखेंगे चुनाव आ रहे हैं, तो उम्मीदें किसानों की इसलिए बढ़ जाती हैं कि इस बार भी कुछ ना कुछ किसानों के लिए और बेहतर और होगा। उन्हीं उम्मीदों पर हम यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं। यहाँ केपी मलिक जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम बजट की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर पक्ष भी है, विपक्ष भी है। सरकार अपनी तरफ से पूरे कार्य करती है, कहा यह भी जाता है कि कुछ काम नहीं हुआ धरातल पर, लेकिन हमारी जो सहयोगी हैं वो बता रही हैं कि धरातल पर भी काम हो रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इस बार की बजट? देखिए, मेरा मानना ये है कि काम तो हुआ है। हम ये कहें कि काम नहीं हुआ है, ये तो ठीक नहीं होगा कहना। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 2-3 चीज़ें शुरू करी हैं, जिसमें यहाँ पे सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसान निधि जो किसानों को मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये पूरा समाधान है किसान का। किसान की आपने एक सीधी मदद करी है, बहुत अच्छा है, बीच में कोई दलाल नहीं है, सीधा सीधा किसान को मिलती है। लेकिन इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिससे आप किसान को और उसको मजबूत करने के लिए, जैसे आपने पीछे चलाया था कि हम दाम दुगने करेंगे फसल के, तो मुझे लगता है कि सरकार को एमएसपी पर ध्यान देना चाहिए। एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। दूसरा, जो तमाम दूसरे किसान के आजू बाजू की जो चीज़ें हैं, जैसे उसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो उस जो पशुपालन है उसको कैसे बढ़ावा मिले, इस पे सरकार कुछ सोचे। दूसरा, एक सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, अभी मैंने लिखा भी था कि सरकार एक कॉर्पोरेट कमेटी बना रही है जिसमें विदेशों में हमारी क्या डिमांड है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं भारत की कृषि से संबंधित जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उस पर एक रिसर्च हमारे यहाँ होगी। वहाँ की रिसर्च करके रिपोर्ट किसान को देंगे ताकि किसान इनको दें और ये एक्सपोर्ट कर सकें। उसी तरह से फिर जो है मिल्क प्रोडक्ट है, तो इस तरह की रिसर्च की सरकार बहुत जल्दी एक कोऑपरेटिव कमेटी बना के इस तरह का एक निर्णय ले रही है, वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार का कृषि का बजट है उसमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि आप जो है नेचुरल खेती करो। तो नेचुरल खेती से अगर आपको खाद से दूसरी चीज़ों से बचाना है तो सरकार को थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा किसान का। और जैसे अभी राधिका जी ने कहा कि ये तो मिलेट ईयर ही चल रहा है, 2023 तो प्रधानमंत्री ने कहा ही है कि मोटे अनाज पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और बाहर भी डिमांड है। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गेहूँ और बाकी चीज़ें खा के लोग परेशान हो गए हैं, कैंसर और दूसरी बीमारियाँ आ रही हैं, तो उसने बचने के लिए हम लोग जी देखिए, इसमें खाद्य सुरक्षा तो हम लोग चेंज कर रहे हैं। हमने अपना खान पीन चेंज किया है। गांव का किसान जो है वो भी जागरूक हो रहा है। आजकल देखिए टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आपको मानना होगा कि जिस प्रकार से पहले लोग भागते थे और पुरानी पद्धति से काम करते थे, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसमें हम ड्रोन का कैसे प्रयोग करें, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी और उसका इस्तेमाल अब होने भी लगा, ये भी हमने देखा है। संदीप जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारा खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड स्तर पर है, बागवानी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, और ऐसे समय में जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और कहा भी यही जाता है, खाद्य सुरक्षा तो हमने सुनिश्चित कर ली, लेकिन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की जब हम बात करते हैं तो एक धरा, एक विश्व, एक परिवार, कहीं ना कहीं इसके साथ साथ पोषण सुरक्षा की भी हम बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर। देखिए, मिलेट के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो पुश है, जो गवर्नमेंट की तरफ से पुश है, और आपको ये भाई जो दो कि प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे प्लेयर मिलेट के ऊपर दे रहे हैं, बट उसमें क्या है, थोड़ा सा समय लगेगा, बट क्योंकि जो एश्योरेंस मिलेगा बाईबैक पर, गवर्नमेंट अभी बोले कि 2-3-4 मिलियन टन तक प्रोक्योरमेंट करेगी रागी, बाजरा, तो जो वो थोड़ा सा प्रोसेस है, क्योंकि अब पहले हम लोग मोटे अनाज जो कंजम्पशन करते थे, अभी फिर बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशियल, उसका नाम भी न्यूट्रिशियल रखा गया जी, तो उसके वजह से पोषक अनाज उनको कहने लगे। उसका वाटर इंटेंसिव है, पानी भी कम लगता है, बट उसके लिए एक वैल्यू चेन डेवलप करने के लिए कभी 4-5 साल लगेंगे। बट जो कॉस्मेटिक, मतलब जो गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है उसके वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है मिलेट्स को, एंड अभी आगे 3-4 साल में काफ़ी काम करने की जरूरत है ग्राउंड लेवल पे उसका प्रोक्योरमेंट, क्योंकि देखा गया कि मिलेट का इनफैक्ट प्रोडक्शन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है ओवर द इयर्स। बट रागी, आप देखिए, रागी ऐसा क्रॉप है, बहुत सारे कॉर्पोरेट लाइक बड़े कंपनी, फूड कंपनी जंप इनटू मिलेट का जो
वो है। जी। मैं देखता हूँ मिलेट एक बहुत बड़ा चीज है, बट उसके लिए 3-4 साल वैल्यू चेन डेवलपमेंट करने का लग जाएगा, उसके बाद ही उस फूड सिक्योरिटी देगा। और जहाँ तक फूड सिक्योरिटी का बात आप जो कर रहे थे, क्योंकि अब कोरोना काल में देखा गया कि प्रधानमंत्री अन्न योजना जो चला था, जी। करीब करीब 3.4 लाख करोड़ जी। जो आंकड़ा जगह सकते, करीब 100 मिलियन टन का ग्रेन दिया गया था जी, बिल्कुल। 28 महीने में। तो उसके वजह से भी काफी हम लोग को राहत मिला था। इसमें संदीप जी एक कारण ये भी हम मान सकते हैं, इस बार खरीद जो है वो अच्छी हुई, सरकारी खरीद के जो आंकड़े हैं वो देखें तो सरकारी, क्योंकि किसानों को हम काफी मदद भी मिली है। गेहूं के बारे में बात करें तो खरीद हो नहीं पाए बिकॉज ऑफ आप जानते हैं प्रोडक्शन का, हाँ, बट राई, धान और धान जो खेती, धान जो प्रोक्योरमेंट होता है वो तो काफ़ी रिकॉर्ड रहा है। इस बार भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, जो स्टॉक्स से वो काफ़ी, धान का काफ़ी अच्छा है। गेहूं का हम देखेंगे खरीदारी अगले कैसा होता है, क्योंकि जी। लेकिन तैयारी उस पर भी सरकार की अच्छी है, अलग अलग जो देखिए सरकारी हमारे केंद्र हैं खरीद के लिए, उनको और मुस्तैद किया गया है। अदिति, आपका कार्यक्रम जो रहता है सरकार आपके साथ, उसमें ना सिर्फ जो सरकार की योजना है उनकी जानकारी तो देते हैं, उसमें जो चुनौतियां हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष भी हमें सुनना चाहिए, तो किस तरह की चुनौतियां इस दौरान सरकार के सामने रहती हैं अगर हम कोई भी योजना के क्रियान्वयन को बात करते हैं तो? देखिए, सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर जागरूकता की। जैसे राधिका जाती हैं ज़मीनी स्तर पर, यहाँ पर किसानों से रूबरू होती हैं, उनकी समस्याओं को समझती हैं। हमने भी ये काम बहुत किया है, कर भी रहे हैं, किसानों के बीच पहुँचते हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे किसान भी थोड़ा बदलाव लाएं अपनी खेती की प्रणाली में, या फिर हम कहें कि योजनाओं को अपनाने की प्रणाली में। हमारी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। कभी कभार होता है कि शिकायतें कई होती हैं जिसके कारण हमारे जो किसान हैं उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, लेकिन उन योजनाओं की जो शिकायतें हैं वो जो संपर्क जहां पर करना है वहां भी नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता। ये जो तमाम समस्याएं आ जाती हैं हमारी जो सरकारी योजनाओं को सफल बनाने की हम दिशा में अगर कहते हैं, बाधा थोड़ी सी बहुत बाधाएं आ जाती है। राधिका, क्योंकि जब आप किसान के पास जाती हैं तो वो अपनी समस्या भी देखिए बताते हैं, और दूरदर्शन किसान एक किसान का मंच है, तो वहाँ पर सिर्फ हम ये नहीं कहते कि जो सरकार का पक्ष है वो हम रखते हैं, किसानों की बात भी हम रखते हैं। और जो जिसका जिक्र अभी अदिति ने किया कि शिकायत के लिए जब शिकायत विंडो की बात कही जाती है तो पोर्टल पर तो हमें ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जो एक किसान है उनकी क्या रहती है, क्या राय है, क्या उनकी जो समस्या है, शिकायत है, उस पर सुनवाई होती है? तो बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा कि किसानों की कई समस्याएं आती हैं और उनका समाधान कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से ही हो सकता है। दूसरा, हम ये एक चीज़ मैंने देखी, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान, हरियाणा, ने जाने ऐसे तमाम राज्य होंगे जहां हम गए हैं, जहां आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी जगह पर हमारी महिलाएं खेती कर रही हैं और उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो महिलाएं समस्या पर बात नहीं करती। मुझे बड़ी हैरानी होती है सुनकर कि वो कहती हैं कि अब समाधान पर बात की जा रही है, और समाधान कुछ हम लेकर आएंगे, एक कदम हमारा होगा, एक कदम सरकार का होगा, तो जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। दूसरा, नाबार्ड और मैं केवीके का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि इन दोनों की भूमिका इतनी बेहतर रही है कि जो भी समस्याएं सामने आई है अदिति किसानों के, तो कहीं ना कहीं आसान तरीके से वो वहाँ से उनकी पूरी हो जाती हैं। दूसरा, किसानों का एक चीज़ और भी कहना होता है कि अगर आपको कोई भी योजनाओं को सफल बनाना है, और मैं सरकार की योजनाओं की यहाँ पर बात करूँगी, मुकुल, सबसे सफल योजना हमारी PM किसान सम्मान निधि रही है। सर अभी कह रहे थे कि हम सिर्फ एक PM सम्मान निधि की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सम्मान है जिस तरह हम आय जो है उसको दोगुनी करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सम्मान निधि बढ़ जाती है तो वो भी जो है, क्योंकि अब तो 2023 चल रहा है और हमारा 2022 टारगेट था, तो इस बजट में मुझे लगता है कि उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद तो यही है, जैसा क्योंकि किसानों के बीच राधिका अधिकतर रहती हैं, तो जो उनकी उम्मीद है बिल्कुल इस तरह की उम्मीद राधिका की भी है कि उसमें इजाफा होना चाहिए, तो किसान के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हरवीर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब कृषि निर्यात की हम बात करते हैं और खासतौर से आंकड़े जो हैं वो भी काफ़ी बेहतर नजर आते हैं, कोविड के दौरान भी हमने देखा, और आज तक के समय की अगर बात की जाए, कृषि और उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनकी एक तरीके से हम कह सकते हैं जो उसमें काफ़ी ग्रोथ हमें नज़र आती है, एक्सपोर्ट को अगर खासतौर से देखा जाए। हरवीर जी, देखिए, एक्चुअली जो एक्सपोर्ट है उसमें दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एक तो क्या वैश्विक बाज़ार हमारे अनुकूल है, दूसरे क्या हमारे पास सरप्लस है एक्सपोर्ट करने के लिए। ये दो फैक्टर काम करते हैं। पिछले साल हमने $50 बिलियन का जो आंकड़ा है एक्सपोर्ट का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो पार किया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इस बार भी एक्सपोर्ट अभी ठीक है, बट लेट अस सी, क्योंकि देखिए क्या वजह रही है। हमने 20 मिलियन टन से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट किया और हम दुनिया के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर रहे। हमने 10 मिलियन टन से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट की, करीब 11 मिलियन टन, तो बहुत बड़ा मार्केट हमें मिला उसमें।
फिर इसी तरीके से हमने गेहूं भी करीब 7 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट फिस्कल की। ये मेजर एक्सपोर्ट है। कुछ हमारा जो मीट एक्सपोर्ट है वो सब चीज़ें, ये सब मिलकर के एक्सपोर्ट का सीन बनाते हैं। अब स्पाइसेस हैं। अब क्या है कि जो हमारी नीतियाँ हैं निर्यात को लेकर के वो थोड़ा स्टेबल होनी चाहिए। प्रोडक्शन हमारे यहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आते उसमें बदलाव आ जाए। तो वो फिर क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के आपके जो बायर हैं, जहाँ आप अच्छा लंबा एक उनके साथ रिश्ता बनाते हैं एज ए निर्यातक, तो वो फिर आपका एक रिलायबल एक्सपोर्टर वाला नहीं रह पाता अगर आप उसको बीच में चेंजेस करते हैं। और जो आपकी बल्क कमोडिटीज़ हैं उन्हीं से आपको एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा मिलता है और उसका हमें फ़ायदा मिलता है। आप ऑनियन एक्सपोर्ट कर देंगे, आप चावल एक्सपोर्ट कर देंगे, आप गेहूँ एक्सपोर्ट कर देंगे, चीनी एक्सपोर्ट करेंगे। उससे क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी कीमतें बेहतर बनी रहेंगी और चीनी उसका उदाहरण है कि सर बिल्कुल। लेकिन उसके साथ में ये भी है कि बाज़ार में क्या कीमतें उतनी अनुकूल हैं। अभी जैसे इंटरनेशनल मार्केट में सारी कमोडिटी प्राइसेस गिर गई हैं। पहले बहुत अच्छी थी, 7-8 साल के रिकॉर्ड पे थी। अब जो FAO का फूड इंडेक्स है वो तो नीचे आ गया है। अब अभी भी हालांकि शुगर हमारा प्रॉफिटेबल चल रहा है, बट हो सकता है अप्रैल के बाद जब ब्राज़ील मार्केट में आएगा तो तब हम नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह के फैक्टर्स हैं। बट एट द सेम टाइम नहीं, बिल्कुल मैं आइए संदीप जी, मेरा वही है कि थोड़ा हमें नीतिगत स्तर पर स्टेबिलिटी, और जाहिर सी बात है हाँ, अगर हमारा उत्पादन अच्छा होगा तभी हम, पहला तो काम वही है, उसके बाद और उत्पादन अच्छा करने के लिए मौसम पे बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन काफ़ी हद तक सरकार की नीतियाँ और किसान के हाथ में कैसा पैसा आ रहा है उसका सामान बिक करके उसके ऊपर निर्भर। यानी उत्पादन तो बेहतर कर लिया, बाजार बेहतर बनाना होगा, उसके लिए नीतियां कारगर। संदीप जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? ग्लोबल का 45% मार्केट हमारे पास है राइस का जी। एंड अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग लगाए हैं, तभी भी राइस का डिमांड जो है हमारा ग्लोबल वेरियस फैक्टर है। पाकिस्तान में फ्लड आ गया था, जी। हमारा अभी भी बहुत डिमांड है राइस का। जी। गेहूँ का हमारा थोड़ा चैलेंजेस है क्योंकि हमको एक्सपोर्ट बैन लगाना पड़ा था। बट कभी शुगर एक्सपोर्ट जो किया 11 मिलियन टन का, उसके वजह से आप देखिए ग्रेजुअली शुगर सब्सिडी हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं। 2 फैक्टर है, एक एक्सपोर्ट और एक हम इथेनॉल का जो प्रोडक्शन हम लोग बढ़ाए हैं, तो उसके वजह से शुगर सब्सिडी जो मिलता था वो भी खत्म कर देगा। बिकॉज ऑफ द बाजार में जैसे भाव बढ़ेगा, क्योंकि वो बैलेंस करने की जरूरत है। बट हम लोग को एक एब्रप्ट, जैसे भाभी जी ने बोला एब्रप्ट उसको बैन करना वो नहीं चाहिए। एक लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट हो जाए। हाँ, ये समझता हूँ कि फूड कमोडिटी है जी, क्लाइमेट चेंज इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बट हम लोग $50 बिलियन से कर चुके हैं। इस बार शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट $50 बिलियन कभी कम है और अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। नेचुरल प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। तो ग्रेजुअली आई थिंक सरकार का थ्रस्ट भी बहुत है उसमें करने के लिए। कभी सोचा नहीं था कि कोविड के टाइम में एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरे कंट्री होल्ड कर रहे थे, इंडिया वाज द ओनली कंट्री एक्सपोर्टिंग राइस। तो वो भी है 21 मिलियन टन का राइस एक्सपोर्ट है, करीब 4.5 मिलियन टन इस साल कर चुके हैं के अलावा भी अभी तक 4.5 मिलियन तक का। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद से प्राइस अभी देखिए जो गेहूं का फार्मर्स है काफी राइट प्राइस मिलने वाला है, अगले का जो प्राइस मिलने वाला है जी। तो वो एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन हमारा होता है, यहाँ डोमेस्टिक डिमांड इम्पैक्ट करता है। तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए। एब्रॉड पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए, अचानक बैन कर दिया फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होना चाहिए एक्सपोर्ट के बाद। इस बीच में ये कहना चाहूँ, क्योंकि देखिए किसानों के बीच पहुँचती हूँ तो किसानों को सुनती हूँ और आप देखेंगे इतने कार्यक्रम हमने किए होंगे, लेकिन किसानों की जैसे अभी मैं सर को सुन रही थी, मैं राजस्थान अभी गई हूँ पीछे, तो ऐसी जगहों को मैंने देखा है जहाँ मौसमी खेती जो होती है, बारिश होती है तभी खेती होती है। इस बार मैंने ऐसा देखा कि आप 12 मास वाली खेती हमारे किसान वहाँ कर रहे थे। तो इतना बदलाव कैसे? आपने कहा कि जागरूक हो रहे किसान, यकीन मानिए किसान इतने जागरूक हो रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मैं बात करूँ तो वो वहाँ पर सफल हुई और मैंने देखा कि राजस्थान जैसी धरातल पर, उस भूमि पर जहाँ आप मौसम को देखेंगे कितना बदला हुआ मौसम वहाँ होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा मोटा अनाज होता है। और अब हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, 12 मास वाली खेती हमारा किसान कर रहा है। दूसरा, सब्सिडी की मैं पर बात करूंगी, क्योंकि आप ऐसे पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं जहाँ खेती बहुत मुश्किल है करना, वहाँ आसान हो सकती है और वहाँ आसान हो भी रही है। मशीनरी के लिए जो सब्सिडी मिल रही है वो इस बजट में कहीं ना कहीं बढ़ा दी जाए, हमारे किसानों की ये भी उम्मीद होती है। केपी मलिक जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने उसको चुना ही नहीं, क्योंकि एक विकल्प है उनके पास। हालांकि जिन्होंने चुना वो भी थोड़ा सा पीछे आए, उससे पीछे हटे, लेकिन यहाँ पे हल्का सा ऐसा लगता है जो राजनीतिकरण है वो कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात हम करें, बिहार की बात करें, पंजाब की बात की जाए, क्या किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो इस नज़रिए से इन्हें ना देखें, बल्कि जो उनके लिए फ़ायदेमंद है उसका चयन किया जाए? देखिए, अभी फसल बीमा योजना पे बात हो रही है। बहुत बढ़िया पचौरी जी ने एक सुझाव दिया है कि ये इंडिविजुअल किसानों के
हिसाब से सोचते हुए फसल बीमा योजना में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा कदम यह है, सरकारों की बहुत सालों से ये मांग थी कि किसानों को फसल बीमा होना चाहिए। उनका फसल बीमा हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कई सियासी दल आपसी लड़ाई के चक्कर में ये होता है कि स्टेट में किसी दूसरे सियासी दल की सरकार है और केंद्र में किसी दूसरे दल की सरकार है, तो उससे नुकसान क्या होता है कि किसान का होता है। इसके अलावा इसमें क्योंकि कई सारी निजी बीमा कंपनियां हैं, उनके कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी भी कई बार इसमें कुछ करप्शन वगैरह की वजह से भी किसान को नुकसान होता है। अगर सरकार थोड़ा सा इस पर ध्यान देती है तो बहुत अच्छी योजना ये किसान के लिए है। दूसरा मैं यहाँ चीनी के लिए कहना चाहूँगा, चीनी पे पहले बात हुई है कि देखिए, अगर जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें या दूसरे जो गन्ना उत्पादक राज्य हैं उनमें हम देखें, आज जो चीनी मिलें चीनी बनाती है उस पर खाली निर्भर नहीं है। सरकार ने एक बहुत अच्छा, इसमें काफ़ी लंबे समय से सरकार प्रयास भी कर रही है कि एथनॉल को बढ़ावा दिया जाए। अब जिस प्रकार से एथनॉल की डिमांड बढ़ी है तो उससे गन्ना किसान को भी थोड़ा उत्साहित लग रहा है, गन्ना किसान, और उसका गन्ना थोड़ा अच्छा होगा। चीनी खाली चीनी पर निर्भर नहीं रहेगा। पीछे कोरोना में आपने देखा कि उसमें जो कई सारी चीज़ें उसके उत्पाद बने हैं शुगर से। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा एक सुझाव सरकार को ये है कि जो कॉमर्शियल चीनी का प्रयोग है उसके रेट बढ़ने चाहिए। जो नॉर्मल घरेलू यूज़ के लिए चीनी यूज़ होती है उसके रेट ठीक है, लेकिन कई लोग कॉमर्शियल यूज़ बड़े लेवल पे इसका करते हैं और वो बहुत फ़ायदा इसका उठाते हैं। तो उस पर भी अगर सरकार विचार करती है तो ये बहुत अच्छा निर्णय कम से कम गन्ना किसान के लिए होगा। देखिए, जो तमाम उम्मीदें हैं उन पर आगे भी हम चर्चा करेंगे इस बजट चर्चा में कि और क्या कुछ खास रहेगा बजट में। आप फिलहाल बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।